नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी बच्चों 60,244 पद को लेकर के, उसी क्रम में हम लोग फिर से एक प्रैक्टिस साइट को लेकर के आ गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मन से कर रहे होंगे। और आज का जो प्रैक्टिस साइट बच्चों रहने वाला है वो आपका प्रैक्टिस साइट कौन सा? प्रैक्टिस साइट 18, प्रैक्टिस साइट 18 बच्चों, ठीक है। तो 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे, 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में जिसकी बात करेंगे वो सामान्य ज्ञान की बात करेंगे, सामान्य ज्ञान की बात करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में सामान्य ज्ञान। और इसमें से जो सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखा हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति किस तरह की है। भारत की मतलब जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है? तो वो गांधीवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है या समाजवादी है, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो मैंने क्लास में भी आपको बताया होगा, भारत जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर निजी क्षेत्र मतलब कि प्राइवेट सेक्टर और प्लस सरकारी क्षेत्र दोनों एक साथ निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग सरकारी क्षेत्र, जब दोनों एक साथ निर्णय लेते हैं तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। निर्णय क्या लिया जाता है? निर्णय यही लिया जाता है क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है और उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य होगा, ठीक है। यानी कि क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है और उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य होगा। जब ये तीनों निर्णय निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों के द्वारा लिए जाते हैं तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब निर्णय सरकारी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा लिए जाते हैं, जो भी निर्णय होते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर निर्णय निजी क्षेत्र के द्वारा, केवल निजी क्षेत्र के द्वारा लिए जाए, निजी क्षेत्र के द्वारा, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी कहते हैं। मिश्रित का मतलब क्या? उत्पादन करना है कितनी मात्रा में और उत्पादित वस्तु सेवा का मूल्य होगा। जब ये दोनों लोग मिलकर लेते हैं तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या? मिश्रित कहते हैं। अगला लिखा हुआ है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार, पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार। तो इसका मतलब जो अशोक मेहता समिति आई थी इसने कुल मिला के पंचायतों के कितने स्तर बताए हुए थे, ये सवाल में पूछना चाह रहा। तो ये जो अशोक मेहता समिति आई थी इसने पंचायतों के कितने स्तर बचाए थे? 2 स्तर बताए हुए थे, 2। और ये अशोक मेहता समिति आई कब थी? 1977 में आई थी, 1977 में। और इसने पंचायत के 2 स्तर बताए हुए थे, ठीक है, जिला परिषद और जिला मंडल, ठीक है। जिला परिषद और मंडल पंचायत, जिला परिषद और मंडल पंचायत, ठीक है। ये 2 स्तर बताए हुए थे किसने? अशोक मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। ये 2 स्तर बताए थे। और ये समिति आई कब थी? ये समिति आपकी 1977 में आई हुई थी, 77 में आई हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो वो बच्चों की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ पर? राजस्थान में, राजस्थान में। और राजस्थान में जगह का नाम, जिले का नाम था नागौर जिला। और नागौर जिले के पास कौन सा गांव था? बगदरी गांव, बगदरी गांव में। कौन से जिले में? बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी, शुरुआत की गई थी। अगला, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, भारत के राष्ट्रपति को, संसदीय मामलों को। तो लोक लेखा समिति ये आपकी अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ये किसे प्रस्तुत करती है? तो आप लोग जल्दी से बताएं 3 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर क्या होगा?
तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, जल्दी से बताएं आप लोग। तो लोक लेखा समिति की बच्चों बात करें तो ये अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करती है किसे, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष को इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे पुरानी समिति है। सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुरानी समिति है कौन सी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। और इस समिति में लोक लेखा में समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं, 22 होते हैं। इस 22 में से 15 हमारे लोकसभा से आते हैं और 7 हमारे कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से। ठीक है, तो लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुरानी है और इसमें समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं, 22। और इस 22 में से 15 लोकसभा से और 7 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। राज्यसभा से। तो 3 का जो आंसर था बी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो आप लोग जल्दी से बताएं 4 का आंसर क्या होगा। 4 का आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, इसका प्रधान कौन होता है, जल्दी से आप लोग आंसर दें। तो आपको पता होगा राष्ट्र संबंधित सुरक्षा जो समिति होती है उन सभी का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति है, तो अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया है उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की बात करूं तो 75 क्लॉज ए में कहा गया है, ए में कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसका जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता था वो कौन, बी आपका आंसर था, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में संशोधन के पश्चात शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2011, 1 अक्टूबर 2012, 1 सितंबर 2010। तो आप लोग बताएं भारतीय संविधान में संशोधन में शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया। जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं, शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया भारतीय संविधान संशोधन के पश्चात। तो ये बच्चों आपका कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 में। लेकिन वहीं पर हम लोग बच्चों की शिक्षा की बात करें तो किस आर्टिकल में कहा गया, मौलिक अधिकार में 21 का में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। ये बच्चों आर्टिकल 21 का में कहा गया निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को। किस आर्टिकल में, 21 का में। लेकिन शिक्षा का अधिकार आया कब था, 1 अप्रैल 2010 में आया हुआ था। अगला, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महाधिवक्ता। जल्दी से आप लोग 10 सेकेंड में आंसर बताएं, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, जल्दी से बताएं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, कौन होता है। तो इसका बच्चों बात करें तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख, जैसे केंद्र में आपका राष्ट्रपति होगा तो ऐसे राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल। राज्यपाल की बात करूं तो किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है, राज्यों का राज्यपाल होगा, राज्यों का राज्यपाल, राज्यों का राज्यपाल। अब राज्यों का राज्यपाल क्यों कहा गया, क्योंकि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या राज्यपाल हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल के वेतन की बात करें तो 3.5 लाख रुपए प्रति माह राज्यपाल को क्या मिलता है, वेतन मिलता है। ठीक है, राज्यपाल को। राज्यपाल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, यूपी के राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये वर्तमान में क्या उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ठीक है, और एक और ही बताऊं, एक आप लोगों ने बच्चों उपराज्यपाल भी सुना होगा। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है
और उपराज्यपाल उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों में मिलेंगे जहाँ जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं। ठीक है, तो एक तो दिल्ली में विधानसभा है, ठीक है, दिल्ली के बाद एक पुदुचेरी में विधानसभा है, पुदुचेरी, और पुदुचेरी के बाद जम्मू में हमारी विधानसभा है। तो इनमें हमें उपराज्यपाल हमें देखने को मिल जाएंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? डायरेक्ट राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगला, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं आप लोग, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आप लोग अपने जरा जल्दी से आंसर कमेंट करें फटाफट 10 सेकेंड में। पंचायत का जब चुनाव कराया जाता है तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो हम लोग बात करें बच्चों, पंचायत का चुनाव कराने में निर्णय जो लिया जाता है राज्य सरकार का। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर था। आर्टिकल 40 एक आप लोगों ने पढ़ा होगा और ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से, अनुच्छेद 140 ग्राम पंचायत से है। और 11वीं अनुसूची पढ़ी होगी, अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है, 12वीं नगर पालिका से। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत से। तो इसका जो आंसर होगा राज्य सरकार होगा। अगला बात करूं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कौन सी धारा अपील से संबंधित है? यानी कहीं पर जब भ्रष्टाचार होता है तो उसका निवारण होना चाहिए भ्रष्टाचार का, तो कौन सी धारा उसके लिए लागू की जाती है? तो धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28। ठीक है, तो आप लोग बताएं, भ्रष्टाचार निवारण से अगर हमें निजात पाना है तो किस धारा का प्रयोग किया जाता है? धारा 25, 26, 27, 28। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के लिए आप ध्यान रखना, जब कभी भी अपील करोगे कि हाँ भ्रष्टाचार है, तो उस समय आपको अपील करने के लिए कौन सी धारा लगानी होगी? धारा 27 के तहत, धारा 27 के तहत ये काम किया जाता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। तो इसका जो आंसर था आपका सी था, सी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, निम्नलिखित में से किसको संविधान का संरक्षक माना जाता है? मतलब कि कुल मिला के कौन वो व्यक्ति है जिसे संविधान का संरक्षक माना जाता है? क्या वो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, प्रधानमंत्री है? तो आपको पता होगा संविधान का जो संरक्षक माना जाता है, आप लोगों को लग रहा होगा कि राष्ट्रपति होंगे, नहीं भाई, गंदी नहीं भाई। संविधान का जो संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा क्या रहेगा? सी हो जाएगा, क्योंकि संविधान का जो सबसे प्रमुख और संरक्षक माना जाता है वो किसको? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन और स्थापना की क्या प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 52 में हमें क्या मिलेगा? राष्ट्रपति मिलेगा। राज्यपाल के सण आर्टिकल में अनुच्छेद 153 में, और प्रधानमंत्री की बात करूं तो 75 क्लॉज ए हमें कौन मिलेगा? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल मिलेंगे, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री की बात करूं तो 75A में हमें क्या मिलेंगे? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अगला, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य, 10 सदस्य, 12 और कितने? 15। तो जल्दी से आप लोग बताएं, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10 सेकेंड में आप लोग आंसर दें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने सदस्य? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और ये 12 कहाँ से लिए जाते हैं? एक तो कला, ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा।
कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के ये क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने? टोटल 12। और ये कहाँ से लिए जाते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, यहाँ से लिए जाते हैं। और इसके ये क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा किस आर्टिकल में? राज्यसभा आपका 80 में है। वहीं लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा किस आर्टिकल में? 81 में। वहीं संसद की अगर बात की जाए तो संसद किस आर्टिकल में? 79 में। ठीक है, तो राज्यसभा, ठीक है, आपका कैसा? आर्टिकल 80 में हमें राज्यसभा का क्या उल्लेख मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक, अगला, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, ग्लाइसिन या विटामिन डी के कारण? तो जल्दी से बताएं, मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? ठीक है, तो 11 का बच्चों आंसर की बात करूं तो डायबिटीज या मधुमेह रोग जो आपका होता है ये किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से जो बीमारी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मधुमेह या डायबिटीज। ठीक, इंसुलिन हार्मोन निकलता कहाँ से? अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन का कहाँ से स्रावण होता है? अग्नाशय। अग्नाशय में कहाँ? लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। लैंगरहैंस की किन दीपिकाओं से? तो बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का क्या स्रावण होता है? स्रावण होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? मधुमेह या डायबिटीज बीमारी हो जाती। मधुमेह या डायबिटीज बीमारी हो जाती है। अगला, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? मतलब दंड की एक प्रक्रिया है और ये कब आई थी? 1973 में। राष्ट्रपति ने इनको स्वीकृति कब प्रदान की थी? तो 25 जनवरी 1950, 25 फरवरी 1956, 25 जनवरी 1974, 25 फरवरी 1975। तो आप बताएं, ये जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता है ये 1973 में राष्ट्रपति द्वारा कब इसको स्वीकृति दी गई थी? कब दी गई थी? तो इसका बताएं आप लोग 10 सेकेंड में। तो इसको जो बच्चों स्वीकृति या राष्ट्रपति ने मंजूरी जो दी थी इस दंड प्रक्रिया को, वो कब दी थी? 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति ने अपने सिग्नेचर कर दिए हुए थे इस प्रक्रिया पर, और ये दंड प्रक्रिया संहिता लागू हो गई थी। और वही पूछ रहा स्वीकृति कब दी गई? तो 25 जनवरी 1974 को क्या मिली थी? स्वीकृति मिली थी। स्वीकृति मिली थी। अगला, जैविक तंत्र मतलब कि लिविंग सिस्टम, रहने का सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। लिविंग सिस्टम यानी जैविक तंत्र में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? बैक्टीरिया है, डीएनए है, एंजाइम है, प्रोटीन है। तो बताएं आप, लिविंग सिस्टम में तेज करने का मामला किस में रहता है? ये सवाल में पूछा गया। कौन इस प्रक्रिया को तेजी से और बढ़ा देता है? ठीक है, जैविक तंत्र में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये काम कौन करता है? एंजाइम करता है। एंजाइम करता है। ठीक है, एंजाइम के द्वारा ये काम किया जाता है इस प्रक्रिया को बढ़ाने में। अगला, निम्नलिखित में से कौन अश्रु गैस की तरह कार्य करती है? H2, SO2, Cl2, N2। जल्दी से बताएं 14 का आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड में आप लोग कमेंट करें 14 का आंसर क्या होगा? 14 का क्या होगा? ठीक है, अश्रु गैस की तरह कौन कार्य करती है? कौन गैस कार्य करती है? तो 14 का जो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 10 आपके समय के अनुसार 10 सेकेंड में, तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अश्रु गैस की तरह कार्य करती है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अश्रु गैस की तरह कार्य करती है सल्फर डाइऑक्साइड। और यही सल्फर डाइऑक्साइड है जो बच्चों किस वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है? अम्ल वर्षा के लिए। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए क्या है? जिम्मेदार है। अगला,
प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कब होती है? दिन में, रात में, दिन अथवा रात्रि में, दिन में और रात्रि दोनों में। ठीक है, तो आप लोग बताएं 15 का आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा पौधों में कब होती है? जिसमें पौधे ग्लूकोज के रूप में C6H12O6 के रूप में भोजन बनाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा कब होगी? दिन में होगी, दिन में होगी। ठीक है, और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो भोजन बनाते हैं C6H12O6 मतलब किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में पौधे क्या भोजन बनाते हैं, और पत्तियों में यह भोजन किसके रूप में सुरक्षित हो जाता है? मंड या स्टार्च के रूप में पत्तियों में भोजन सुरक्षित रहता है। कैप्सूल की परत भी बच्चों मंड या स्टार्च से बनी होती है, और पौधे जो भोजन बनाते हैं वो पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में क्या होता है? सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। अगला, केमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, ये जो एक प्रकार की केमेटोग्राफी, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, रंगीन पदार्थों के प्रवाजी आसवन में। तो जल्दी से बताएं, केमेटोग्राफी जो तकनीकी है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? रंगीन पदार्थों के प्रवाजी आसवन में। तो इसका किस में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो बच्चों आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी, रंगीन पदार्थों के प्रवाजी आसवन में। प्रवाजी आसवन विधि बच्चों आप लोगों ने देखी होगी, वह विधि होती है जिसमें पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवाजी आसवन विधि कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा कि रंगीन पदार्थों के प्रवाजी आसवन में इस केमेटोग्राफी तकनीक का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला बच्चों हम लोग देखते हैं, अगला क्या है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया? अच्छा, दंगे जो होते रहते हैं वो पूछ रहा। भारतीय जो दंड संहिता है उसमें किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? परिभाषित किया गया है। तो धारा 157 में, धारा 159 में, धारा 250 में, धारा 251 में। तो जल्दी से आप लोग बताएं 17 का आंसर क्या होगा? किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? दंगा मत करो नहीं तो ये धारा लागू हो जाएगी, ऐसे बोला जाता है। दंगा नहीं करोगे तो आप लोग बताएं किस धारा में दंगे को परिभाषित किया गया। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और अच्छा भी है। तो आप लोगों को बच्चों बता दूं, जब कभी भी आप दंगा करते हो तो उस समय कौन सी धारा लागू की जाती है? धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, धारा 159, 59, धारा 159 में। अगला, लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए पारितोषिक लेने का वर्णन किस धारा में है? ठीक है, लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों पर। धारा 8 में है, 9 में है, 10 में है, 11 में। तो जल्दी से बताएं 18 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? क्या होगा 18 का जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? जल्दी से आप लोग बताएं 18 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? भ्रष्ट या अवैध? 18 का आंसर क्या होगा? तो इसकी बात करूं तो ये बच्चों किस में परिभाषित किया गया? धारा 8 में, धारा 8 में। तो लोक सेवा पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए पारितोषिक लेने का वर्णन किस धारा में है? तो ये आपका धारा 8 में किया गया है। अगला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ और न्यायालय। तो आप लोग बताएं 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? अनुसूचित जाति और जनजाति या अत्याचार निषेध अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है, और इस विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है? कौन करता है? तो आप लोग बताएं, केंद्र करती, राज्य करती है। तो जब कभी भी ऐसा मामला आएगा अत्याचार के खिलाफ, वो भी अनुसूचित
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ। तो उस समय विशेष न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अत्याचार अधिनियम पर आधारित था। तो ऐसी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा। फिर से देखो आ गया, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है? 6 माह का कारावास, 10 वर्ष का कारावास, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। ठीक है, तो 20 का आप लोग आंसर बताएं क्या होगा? क्या होगा? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड, मतलब ये पूछना चाह रहा अधिक से अधिक दंड क्या दिया जा सकता है। अधिकतम शब्द लगा हुआ, न्यूनतम बच्चों नहीं लगा हुआ, तो अधिकतम क्या दंड दे सकते हैं? तो आपको पता होगा अनुसूचित जाति और जनजाति के तहत जब कभी भी किसी भी को अधिकतम दिया जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्या दिया जाएगा? अधिकतम से अधिकतम मृत्युदंड, मृत्युदंड। इसके अलावा और कोई भी दंड फिर दे नहीं पाओगे। जब व्यक्ति मर जाएगा तो फिर इसके ऊपर हम लोग क्या दे पाएंगे? तो अधिकतम से अधिकतम क्या दे सकते हैं? मृत्युदंड तक दे सकते हैं। तो 20 का जो आंसर था सी आपका करेक्ट था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? भूमि राजस्व कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। तो जल्दी से बताएं, केंद्र सरकार का कर नहीं है, इनमें से कौन सा है जो केंद्र सरकार का नहीं है? भूमि राजस्व कर है, आयकर है, उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है। तो इनमें से केंद्र सरकार का कौन सा कर नहीं है? भूमि राजस्व। ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार का कर है, केंद्र सरकार का नहीं है। भूमि से जो राजस्व प्राप्त किया जाएगा। केंद्र सरकार के कौन कौन से हैं? एक आयकर है, इनकम टैक्स जिसे बोलते हो, आयकर, आय की, आय पर जो कर लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयकर कहते हैं। उत्पाद शुल्क मतलब कि किसी भी चीज़ का उत्पादन किया गया तो उस पर कर या टैक्स लगाया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद शुल्क। सीमा शुल्क तो किसी की, जैसे हम यहाँ कानपुर मान लेते, कानपुर से जा रहे अचानक लखनऊ की सीमा आ गई तो इस सीमा में जाना तो शुल्क देना पड़ेगा। तो किसी देश से दूसरे देश की सीमा में जाना तो शुल्क देना पड़ेगा। तो वही क्या? सीमा शुल्क है आपका। तो इसका 21 का जो आंसर था ए आपका सही था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वर्ष 1928 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1947 में और वर्ष 1950 में। तो आप बताएं सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ठीक है, तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये बच्चों सीवी रमन को कब दिया गया था? वर्ष 1930 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या रहेगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। 1913 में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले क्या थे? पहले व्यक्ति थे। कब? 1913 में इनको दिया गया था। 1913 में। अगला, रेलगाड़ी की छत, सीढ़ी या इंजन पर चेतावनी के बाद में यात्रा करना रेल अधिनियम 1989 की किस धारा का उल्लंघन है? तो कभी कभार बच्चे रेलगाड़ी की छत पर भी बैठते हैं, इंजन पर भी बैठते हैं, तो उन पर रोक लगाई जाती है और उनसे बोला जाता है ये सब ना करो। ठीक है, तो ये किस धारा में ये काम बताया गया है? या अधिनियम किस धारा का उल्लंघन होता है ऐसा करने से? लेकिन अब बच्चे तो बच्चे भाई मानते तो है नहीं। तो किस धारा का उल्लंघन होता है? धारा 156 का उल्लंघन होता है। ठीक है, गिरफ्तार भी किया जा सकता है क्योंकि आप रेलगाड़ी के छत पर बैठ रहे, इंजन पे बैठ करके जा रहे हो, तो धारा 156 का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन ये है स्टूडेंट की वजह से आपको छोड़ दिया जाता है। नहीं, अगली बार ध्यान रखना, छत पे बैठते हैं जब जाओगे तो धारा 156 क्या हो जाएगी? लागू हो जाएगी। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 383 किससे संबंधित है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 383 किससे संबंधित है? वेब हैकिंग, साइबर फ्रॉड, धमकी भरा संदेश, ईमेल का गलत इस्तेमाल। तो जल्दी से बताएं, जो धारा 383 है वो हमारी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ठीक है, तो धारा 383 वेब हैकिंग से संबंधित है। किसी को हैक नहीं कर देते हो, कहीं ये हैक कर दिया, सॉफ्टवेयर हैक कर दिया, मोबाइल हैक कर दिया, तो वेब हैकिंग से संबंधित है, तो धारा 383। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास का मैदान पाया जाता है? अर्जेंटीना, चिली, चीन और रूस। तो आप लोग इसका आंसर बताएं। 25 का क्या होगा? पंपास घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? पंपास घास का मैदान आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो पंपास घास के मैदान की बात करूँ तो ये हमारा कहाँ पर? अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में है। तो पंपास घास का मैदान कहाँ? अर्जेंटीना में। ठीक है, और बात करूं तो वेल्ड हमारा कहाँ पर मिलेगा? वेल्ड घास का मैदान ये अफ्रीका में मिलेगा। अफ्रीका में वेल्ड। ठीक है, और अगर बात करूं तो डाउन्स हमें कहाँ पर मिलेगा? डाउन्स की अगर बात की जाए तो ये बच्चों हमारा कहाँ पर मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स हमारा कहाँ पर मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और कंपास की बात करूं तो कंपास कहाँ है? घास का मैदान ब्राज़ील। लानोस घास की मैदान की बात करूं तो वेनेजुएला। ठीक है, लानोज घास का मैदान कहाँ है? कोलंबिया और वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला, यहाँ पर ये हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, घास के मैदान। अगला बात करता हूँ, वाहन चालक द्वारा पीली रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की किस धारा के अधीन चालान किया जाता है? ठीक है, पीली रेखा मतलब स्लो थोड़ा हो जाओ, और उस लाइन को अगर अतिक्रमण करोगे तो कौन सी धारा? 119/177, धारा 153/129, धारा 192/121, धारा 212/222। ठीक है, तो पीली रेखा अगर अतिक्रमण करोगे तो मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 किस धारा के अधीन चालान किया जाएगा? ये सवाल में पूछा गया है। तो इसका जो बच्चों आपका आंसर होगा, आप लोग अपने अपने आंसर भेजें फटाफट। क्या होगा? धारा 119, धारा 153, धारा 192, धारा 212। तो ये बच्चों किस धारा के तहत काम किया जाता है? धारा 119 के तहत। तो इसका जो आंसर था क्या था? ए आपका करेक्ट आंसर था। ए करेक्ट आंसर था। अगला, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था चोल द्वारा, चालुक्यों द्वारा, चेदियों द्वारा, पल्लवों द्वारा। महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण बच्चों किसके द्वारा कराया गया था? ये सवाल में पूछा जा रहा। तो आप लोग बताएं, चोल के द्वारा, चालुक्यों द्वारा, चेदियों द्वारा या पल्लवों द्वारा? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो हमारा किस वंश के द्वारा किया गया था? पल्लव वंश के द्वारा। यह है कहाँ? महाबलीपुरम का रथ मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में कौन है? एक मीनाक्षी मंदिर भी है तमिलनाडु में। कौन सा है? मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी। ठीक है, और तमिलनाडु में कौन है? बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर। और कौन है? गंगईकोंड चोलापुरम का मंदिर है, गंगईकोंड चोलापुरम का भी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और कौन सा मंदिर है तमिलनाडु में? बैकुंठ पेरुमाला मंदिर। ये भी कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में है। तो ये ज़्यादातर इतने मंदिर सब आपके तमिलनाडु में। मीनाक्षी, बृहदेश्वर, गंगईकोंड चोलापुरम, बैकुंठ पेरुमाला, ये सब आपके मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार हैं? फ्रैंक मॉरिस,
डॉम मॉरिस, लुई फिशर, बेब मिलर। तो जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन है जो इनकी जीवनी पर चर्चा करते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो वो कौन है ये नाम बताना। तो आप लोग बताएं 28 का आंसर क्या होने वाला है? फ्रैंक मॉरिस है या डॉम मॉरिस है या लुई फिशर है या बेब मिलर है? तो पहले आप लोग अपने अपने आंसर दें फटाफट फटाफट फटाफट। क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के जो जीवनीकार हैं वो बच्चों आपको लग रहा होगा सी होगा। नहीं नहीं नहीं, इसका जो आंसर था ए आपका करेक्ट आंसर था। फ्रैंक जो मॉरिस हैं ये जवाहरलाल नेहरू के क्या हैं? जीवनीकार हैं, जीवनीकार हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण घास प्रदेश वायोम, सवाना घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायोम। ठीक है, तो आप लोग बताएं सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता। ठीक है, तो मैंने बच्चों को पढ़ाया भी था जैव विविधता की, सर्वाधिक जैव विविधता मैंने पढ़ाया भी था पर्यावरण में। किस घाट में? पश्चिमी घाट में। तो पश्चिमी घाट में, तो सुबह के अगर बच्चे उन्हें पढ़ा होगा पश्चिमी घाट, तो मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती, मतलब 200 सेमी से अधिक होती है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कुल मिला के सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन। और सदाबहार वन कहाँ लिखा हुआ? वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो डी आपका क्या था? करेक्ट आंसर था। दिमाग लगाना था, दिमाग का क्वेश्चन था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिनकी जो वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। वैसे दें तो सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में, लेकिन पश्चिमी घाट में दिया नहीं था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिया हुआ था। ठीक है, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर। ठीक है, तो आप लोग बताएं 10 सेकेंड में भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, तो इसकी बच्चों हम लोग बात करें तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है? कानपुर में है। 30 का जो आंसर था क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। 30 का आंसर ए। पीला बॉक्स वाहन को किस दिशा में मुड़ने में मददगार होता है? बाईं ओर, दाईं ओर, धीरे चलो, आगे की ओर। तो आप बताएं वहाँ पर पीली जो लाइट या बॉक्स लगा होता है वो वाहन को किसकी ओर मदद करने में सहायक होता है? ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी पीला सिंबल जलता है तो आप लोग देखते होगे वाहन को क्या करते हो? धीरे कर लेते हो। तो पीला बॉक्स धीरे चले इसके लिए ये क्या प्रदर्शित करता है? लाल रुकने के लिए। ठीक है, तो पीला वाहन किसके लिए? धीरे चलने के लिए क्या करता है? प्रदर्शित करता है या मददगार होता है। ये सब दिमाग वाले क्वेश्चन है बच्चों। उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का क्रियान्वयन 5 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जा रहा, जिसमें शामिल हैं गैस की एक पाइपलाइन बनाई जा रही, इसमें 5 सरकारी कंपनी है, जिनमें से इनमें से कौन एक कंपनी शामिल है? ONGC है, इंडियन ऑयल लिमिटेड है, नेशनल रूरल लिमिटेड है, या ये सभी हैं? तो आप लोग बताएं 32 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, कुल क्वेश्चन आप समझ जाइए। गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही जिसमें से 5 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, और इसमें किसे शामिल किया गया? तो एक ONGC को भी शामिल किया गया है, ऑयल को भी शामिल किया गया है, NR को भी शामिल किया है। तो इसका जो आंसर था डी, यानी कि कुल मिला के ये सभी डी आपका आंसर था। ठीक है, डी आपका आंसर था, डी आपका आंसर था। अगला, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रेसिडेंशियल बिल्डिंग फाइनेंस विद वायर गारंटी स्कीम की शुरुआत की? कुल मिला के कौन सा ऐसा बैंक है जिसने इस स्कीम की शुरुआत की हुई है? वो पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तो जल्दी से बताएं भाई किस बैंक ने RBVG की स्थापना की है? तो 33 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? कौन सा ऐसा बैंक है? पंजाब नेशनल है या केनरा बैंक है या भारतीय स्टेट बैंक है या बैंक ऑफ इंडिया है? ठीक है, तो RBV स्कीम की स्थापना किसने की थी? भारतीय स्टेट बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। SBI का मुख्यालय राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो
तो 1 जनवरी 1949 में इसका SBI का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। और SBI भारतीय स्टेट बैंक SBI, ठीक है, नहीं ये बच्चों आपका SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हो, ये गलत, ये RBI की, तो ये जो मैं बता रहा हूँ RBI की हुई थी, RBI का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, SBI की बात नहीं हो रही, भारतीय स्टेट बैंक, यानी C आपका इसका आंसर था, ठीक है। 1935 में स्थापना हुई थी, क्यों, क्योंकि आपको पता है एक आपका बंगाल प्रेसिडेंट्स थी और एक मद्रास प्रेसिडेंट थी, ठीक है, और एक बॉम्बे प्रेसिडेंट थी, और इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर 1921 में इम्पीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। इम्पीरियल बैंक की स्थापना, इम्पीरियल बैंक की स्थापना, और इसी बैंक के आधार पर ही किसकी स्थापना की गई थी, SBI की। तो इसका जो आंसर था क्या हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। अगला पुस्तक देखो आ गई, अम्बेडकर लाइफ, शशि थरूर, सलमान खुशवंत, विक्रम सेन। मैंने इन बच्चों को ये पुस्तक लिखाई भी है। अम्बेडकर लाइफ किसकी पुस्तक है, पुस्तक अम्बेडकर आ लाइफ के लेखक कौन है, तो आप लोग बताएं। 34 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, शशि थरूर है, सलमान रुश्दी, खुशवंत सिंह। तो इस पुस्तक को किसकी है, विक्रम सेठ की, विक्रम सेठ की, अम्बेडकर आ लाइफ, ठीक है। ये अम्बेडकर आ लाइफ किसकी पुस्तक है बच्चों, ध्यान रखना, विक्रम सेठ, विक्रम सेठ, अम्बेडकर आ लाइफ। ये पुस्तक किसकी है, पुस्तक किसकी है, वैसे तो बच्चों मुझे लगता है ये विक्रम सेठ नहीं होना चाहिए, अम्बेडकर आ लाइफ। ये बच्चों डी आपका आंसर गलत है, इसमें डी नहीं होगा। बात करूं ये पुस्तक अम्बेडकर आ लाइफ, तो ये आपकी किसकी है, शशि थरूर की पुस्तक है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों, डी नहीं होगा। विक्रम सेठ का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अम्बेडकर आ लाइफ। ये पुस्तक किसकी है, शशि थरूर की है, शशि थरूर की है। अगला नंद बाबा दूध योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये नंद बाबा दूध योजना, इसकी बच्चों हम लोग बात करूं तो ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। कुल मिला के इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो दूध उत्पादन का क्या, दूध उत्पादन को क्या बढ़ावा देना है, बढ़ावा देना है, ठीक है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो नंद बाबा दूध योजना ये शुरू की गई थी किस सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश। उद्देश्य क्या था, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, दूध उत्पादन को क्या देना, बढ़ावा देना। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली सेंसिन पलासियोस किस देश की नागरिक हैं, सेंसिन पलासियोस किस देश की नागरिक है, यानी मिस यूनिवर्स 2023 का जो खिताब जीता हुआ है उनका नाम है सेंसिन पलासियोन। तो ये किस देश की नागरिक है, ब्राज़ील की, कनाडा, निकारागुआ, तंजानिया। तो आप लोग बताएं भाई 10 सेकेंड में ये किस देश की नागरिक हैं, किस देश की है। तो बात करूं तो ये मिस यूनिवर्स जो बनी है सेंसिन पलासियोस, ये आपकी किस देश की है, निकारागुआ की है, निकारागुआ। तो इसका जो आंसर था सी आपका करेक्ट आंसर था। ये मैंने, मुझे लगता है बच्चों को क्लास में ये करंट अफेयर मैंने पढ़ाई भी हुई है, और इससे पहले जो पुस्तक आई थी अम्बेडकर लाइफ वो भी मैंने पढ़ाई हुई थी। तो ये मुझे लग रहा दोनों क्वेश्चन ये लगातार आ गए हैं, ठीक है। भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने किस राज्य में टीवी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम का आरंभ किया हुआ है। भारतीय बाल चिकित्सा के झारखंड में, केरल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो आप लोग बताएं ये काम किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये जो राज्यों में टीवी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम, ये आपका जो काम किया गया है ये किया गया केरल सरकार के द्वारा, केरल सरकार के द्वारा। 37 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या रह जाएगा, बी आपका हो जाएगा, बच्चों के लिए फ्री टीवी की, टीवी फ्री व्यवस्था, ठीक है, अकेडमी।
तो ये आपका केरल सरकार के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा विमोचित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना बच्चों, कर्म योद्धा ग्रंथ, और लिख भी लेना किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है। तो केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह हैं, गृह मंत्री, उनके द्वारा एक विमोचित पुस्तक है कर्म योद्धा ग्रंथ। ये किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। तो बच्चों इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना, बहुत अच्छी ये पुस्तक है। और आप देखिए, नाम आप देखिए, अमित शाह के द्वारा लिखी गई है जो गृह मंत्री है, और पुस्तक ये कई और आधारित किस पर है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। ये राजनेता आपके हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कॉपी पर लिख जरूर लेना। मेडिकल लाइफ एक अभी बताई थी, और एक ये कर्म योद्धा ग्रंथ, तो ये किस पर आधारित है? मोदी जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो अगले आप लोगों ने अभी तक जीएस की क्लास देखी और सारे क्वेश्चन देखे। अब आपको आगे की जो कहानी है वो हमारे हिंदी वाले सर कराएंगे, तो आप लोग बने रहिए, कहीं जाना नहीं है, और कॉपी और पेन लेकर के तुरंत तैयार रहिए आप लोग। दोस्तों नमस्कार, डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना? यस। तो चलिए, आज आपका हिंदी वाला जो सेशन है उसको हम कंप्लीट करवा देते हैं। कौन सा सेशन आप लोग कंप्लीट करेंगे? हिंदी का सेशन आप लोग कंप्लीट करेंगे फटाफट, ठीक है? यस, हिंदी वाला सेशन आप लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? देखो, है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस आपने पढ़े हैं, आप लोगों ने रस पढ़े हैं ना? रसों की संख्या कितनी है? आपने रस पढ़े हैं, रसों की संख्या। यदि वो क्वेश्चन इस तरह से कर दे, मूल रसों की संख्या, मूल रसों की संख्या यदि इस तरह से पूछ दे कि मूल रसों की संख्या, तो कितनी बता देना भाई साहब? 0, 9। तो मूल रसों की संख्या जो है वो 9 है, ठीक है? इसलिए कहा जाता है, इसलिए इन्हें क्या बेटा? इन्हें नवरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें नवरस। क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें नवरस भी कहा जाता है। इन्हें नवरस भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? नवरस भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, नवरस भी कहा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पूछा है शांत रस का स्थायी भाव, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। क्या है? शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? निर्वेद है। ठीक है, ये मूल रसों की संख्या कितनी है? 9, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नवरस भी कहा जाता है? भरत मुनि के अनुसार क्वेश्चन ऐसे आ जाए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या आ जाए भाई साहब। रसों की संख्या यदि ऐसे पूछ ली जाए तो आप बता देना कितना? 8। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बतानी है। वैसे मूल रसों की संख्या कितनी है? 9 है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नवरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवरस भी, है ना? टोटल रसों की संख्या यदि पूछी जाए तो टोटल रसों की संख्या जो है वो 11 है। कितनी है? 11 है। टोटल रसों की संख्या कितनी है? ये टोटल रसों की संख्या आपकी जो है वो कितनी है? 11 है। ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ, चलो इनके हम लोग रस और स्थायी भाव भी जान लेते हैं। सब रस लिखेंगे,
क्या लिखेंगे, रस लिखेंगे और उनके स्थायी भाव भी लिखेंगे। क्या, स्थायी भाव भी लिखेंगे, रस और स्थायी भाव। मैं आपको रस और स्थायी भाव भी बता देता हूँ, ठीक है। चलो, जैसे आपने कहा भाई साहब श्रृंगार रस, कौन सा, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति, ठीक है। दूसरा रस ले लीजिए, कौन सा, हास्य रस। कौन सा, हास्य रस ले लीजिए, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा, हास होता है, कौन सा, हास। तीसरा आप ले लीजिए वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है, उत्साह होता है, कौन सा, उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। नेक्स्ट ले लीजिए अगला, अद्भुत रस। कौन सा, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव आप जानते हो, विस्मय या आश्चर्य। क्या होता है, विस्मय कह दो या फिर आप उसको भाई साहब कह दो क्या, आश्चर्य। क्या, आश्चर्य कह सकते हो, ठीक है। अगला आपका कौन सा है, अगला आपका रौद्र रस। कौन सा, रौद्र। तो रौद्र रस होता है, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, ये बेटा क्रोध है। क्या है, क्रोध है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है ना। अगला है आपका विभत्स रस। कौन सा, विभत्स। कौन सा रस है बेटा, विभत्स। विभत्स रस, विभत्स रस है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा कह सकते हो। कौन सा, जुगुप्सा, या फिर आप उसे बोल सकते हो क्या, घृणा। जुगुप्सा या घृणा बोल सकते हो। क्या, जुगुप्सा या घृणा। अगला आपका जैसे आपका सातवां, फिर कौन सा स्थायी, कौन सा रस है आपका, जैसे आपने कहा करुण रस। कौन सा, आपने कहा करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा, शोक। ध्यान रखना, ही सब याद करना। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक। आपने कहा सर भयानक रस। कौन सा, भयानक रस। भयानक रस। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। कौन सा, भय हो जाएगा। आपने कहा नमोआ, कहा नमोआ है हमारा कौन सा रस, शांत रस। शांत रस ये नमोआ रस है। शांत रस का स्थायी भाव ये आपका लिखा हुआ है, पेपर में आया है, कौन सा, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है, निर्वेद है आपका, ठीक है। 10वां आपका कौन सा है, वात्सल्य रस। कौन सा है आपका, वात्सल्य रस। ये आपका वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव, यस, वात्सल्य रस का वात्सल्य रति। ये वात्सल्य रति, वात्सल्य रति, ये स्थायी भाव है, वात्सल्य रति। और 11वां आपका स्थायी भाव कौन सा है, 11वां यहाँ लिख दूँ। 11वां आपका स्थायी भाव कौन सा है, यस, आपका भक्ति रस। 11वां कौन सा है, भक्ति रस है, ठीक है। ये आपका भक्ति रस है बेटा। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक। कौन सा, भगवद विषयक। ये आपका विषयक या रति, विषयक या रति, ये। तो ये आपके 11 रस हो गए, ठीक है। हाँ, तो ये आपके मूल रस पूछ दिया जाता है तो 9 रस होते हैं। नमोआ रस आपका कौन सा रस है, नमोआ रस शांति रस है। कौन सा, शांति रस। और जो 2 रस बाद में जोड़े गए हैं उन्हें हम वात्सल्य रस या फिर भक्ति रस कहते हैं। भक्ति रस आपका जो है वो 11वां रस है। कौन सा है, 11वां रस आपका भक्ति रस है। तो 9वां पूछ दिया जाए तो शांत रस है और 11वां तो आपका भक्ति रस होता है ना। मूल रसों की संख्या 9 ही बताई गई है। भरत मुनि के अनुसार यदि रसों की संख्या पूछी जाए तो 8 ही बताना है, ठीक है। हाँ, ये इस तरह से आपका होता है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाता है, जिसमें नमोआ रस कहा गया है। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, ठीक है। हाँ,
और भक्ति रस को किसने, भक्त रस जो है ये आपका 11वां रस है। इस किसको 11वां रस माना, किसने माना, रूप गोस्वामी ने, है ना। ये आचार्य रूप गोस्वामी, कौन, आचार्य, ये आपके आचार्य रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये जो हमारे आचार्य रूप गोस्वामी हैं, इन्होंने भक्ति रस को कौन सा रस माना है, इन्हें भक्ति रस को 11वां रस माना है। कौन सा, 11वां रस माना है इन्होंने, ठीक है। कौन सा रस माना है, 11वां रस इन्होंने माना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, 9वां शांति रस, 11वां भक्ति रस, और भक्ति रस आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को 11वां रस माना है। मूल रसों की संख्या 9 है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, ठीक है। ये रहे आपके स्थाई भाव। स्थाई भाव भी याद कर लेना बेटा, ठीक है। स्थाई भाव भी याद कर लेना आप लोग ध्यान से, है ना। यस, अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है, कहा जाता है किस रस को रसराज कहा जाता है, तो ध्यान रखो, है ना। श्रृंगार रस जो है उसे आपका रसराज कहा जाता है। किसे, श्रृंगार रस। इनके स्थाई भाव अभी बताए थे, फिर देखो इनके स्थाई भाव। इसका स्थाई भाव क्या है, श्रृंगार का स्थाई भाव रति है ना। वीर रस का स्थाई भाव उत्साह है, कौन सा है, उत्साह। हास रस का स्थाई भाव हास है। किस रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के भेद कितने हैं, बोलो, 0 2, 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं, नंबर 1 है आपका संयोग श्रृंगार, कौन सा है, संयोग श्रृंगार है एक आपका, संयोग श्रृंगार। नंबर 2 आपका कौन सा है, ये आपका वियोग श्रृंगार है। क्या है, वियोग श्रृंगार, ये दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार, ठीक है। अब ये जो संयोग श्रृंगार होता है, श्रृंगार में और जो आपका संयोग श्रृंगार है ना, संयोग श्रृंगार, इस संयोग श्रृंगार को कहते हैं क्या, संयोग श्रृंगार को ही कहा जाता है रसराज। क्या कहा जाता है, इसे रसराज कहा जाता है, ठीक है। या इसे रस का राजा क्या कहते हैं, इसे रस का राजा भी कहते हैं, रस का राजा। तो रस का राजा मतलब रसराज, ठीक है। या इसे रसपति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, इसे रसपति के भी नाम से जानते हैं, है ना। और जो ये आपका वियोग श्रृंगार होता है, इसे रसरानी कहा जाता है। इसे क्या, इसे कहा जाता है रसरानी। क्या, रसरानी। इसका मतलब ये क्या है, रसों की रानी। क्या, रसों की रानी, रसों की रानी। रसों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, रसों की रानी के नाम से जाना जाता है वियोग श्रृंगार को, और रसों का राजा के नाम से संयोग श्रृंगार को, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना। हाँ, और स्थाई भाव जो होते हैं, ये स्थाई भाव को रसों की आत्मा, स्थाई भाव को क्या कहा जाता है, रसों की आत्मा, रसों की आत्मा। रसों की आत्मा, स्थाई भाव को रसों की आत्मा कहते हैं। तो रसों की आत्मा किसे कहा जाता है, स्थाई भाव को रसों की आत्मा कहा जाता है, स्थाई भाव को, ठीक है। किसने, आचार्य जो बावन थे ना, बावन ने कहा था, आचार्य बावन ने इसे स्थाई भाव को रसों की आत्मा कहा था। किसने कहा था, हाँ, ओके, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन,
जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए आपको आंसर बताना है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, तो बताओ इसके लिए क्या आंसर हमें देना चाहिए, जल्दी बताओ। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, कीमती, क्या आप कीमती लगाओगे जिसकी कोई कीमत ना हो सके, या जिसकी कोई कीमत है ना, अमूल्य या बहुमूल्य? तो जिसकी कोई कीमत ना हो सके आपको लगाना है क्या, अमूल्य। क्या लगाना, अमूल्य। जिसकी बहुत कीमत हो, जिसकी बहुत कीमत हो, बहुत कीमत हो, कीमत हो, जिसकी बहुत कीमत हो, क्या लगाना, उसके लिए लगाना क्या, कीमती। क्या लगाना है, कीमती लगाना है। जिसकी बहुत कीमत हो बहुमूल्य लगा देना, है ना। और जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे क्या लगा देना, अमूल्य है ना। यस, तो इसके लिए आपको चुनना है कौन सा, बी वाला ऑप्शन चुनना है ना। अगला, वह वस्तु जो नाशवान हो के लिए एक शब्द है। वह वस्तु जो नाशवान हो, नाशवान हो के लिए निर्दिष्ट होता है ईश्वर, नश्वर या नष्ट। एक ऐसी चीज़, वह वस्तु जो नाशवान हो, है ना। नाशवान जो चीज़ होती है वो आप जानते हो नश्वर होती है। कैसी होती है, उसे हम लोग नश्वर बोलते हैं। क्या, नश्वर होती है। जो नाशवान होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, नश्वर। उसे क्या कहेंगे हम लोग, नश्वर कहेंगे, है ना। यस, अगला देखो, थोड़ा जानने वाले को, थोड़ा जानने वाला, जो थोड़ा जानने वाला व्यक्ति होता है, बहुग, ये बहुत कुछ जानने वाला, बहुत कुछ जानने वाला, जो बहुत कुछ जानने वाला हो, जानने वाला, बहुत कुछ जानने वाला जो होता है वो तो बहुग होता है। जो बहुत कुछ जानता है वो क्या होता है, वो बहुग होता है। जो थोड़ा जानने वाला होता है वो अल्पज्ञ होता है। क्या होता है, अल्पज्ञ। उसे आप अल्पज्ञानी बोलते हो कि ये तो भैया अल्पज्ञानी है, ये तो बहुत कम जानता है कि नहीं, वो अल्पज्ञानी होता है। सुज्ञानी, अच्छा ज्ञानी होता है, सुविज्ञ, है ना, वो भी अच्छा ज्ञानी होता है। तो सही आंसर आपका अल्पज्ञ होता है ना। यस, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। यदि आ जाए सब कुछ, ऐसे आ जाए सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सर्वज्ञ बोलते हैं। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। क्या है वो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है। जो कम जानता है वो अल्पज्ञ है। जो बहुत कुछ जानने वाला हो वो बहुज्ञ होता है। क्या होता है, बहुज्ञ, उसको बहुज्ञ कहते हैं। ठीक है, यस, इस तरह से। अगला देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है आपका, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, ये प्रतिस्पर्धा, 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 यदि प्रतिस्पर्धा, कौन सा शुद्ध है आपका, तो ध्यान रखना प्रतिस्पर्धा ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे, प्रति आधा सा स्पर्धा, ये प्रतिस्पर्धा, ये वाला आपका जो है वो सही आंसर है। कौन सा, प्रतिस्पर्धा, ये वाला आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा वाला, है ना। यस, अगला देखो, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, बोलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो निम्नलिखित में से बताएंगे कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। द्वार, है ना, द्वार, ये तो आपका द्वार जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ये द्वार लिखा है ना। ये गिरस्ती, ये पाँव लिखा है ना।
यस, तो तद्भव कौन सा नहीं है, इसका मतलब वो तत्सम होना चाहिए। तो ये आपका कौन सा सायं, क्या सायंकाल कहते हो ना, सायंकाल ऐसे, सायंकाल, सायंकाल का समय, सायंकाल ऐसे सायं से बना देते हो, सायंकाल लिख देते हो, है ना। तो ये आपका सायं जो है ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये आपका तद्भव नहीं है, ये क्या है, तत्सम है। ठीक है, ये क्या है आपका, तत्सम है आपका। ठीक है, ये ठीक। अगला देखो, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, मक्खी का तत्सम रूप बताएंगे, मक्खी का तत्सम रूप, मक्खी का तत्सम रूप बताएंगे। मक्खी, खा लगा है तो तद्भव है ये, इसका तत्सम रूप बताएंगे, है ना। माछी नहीं कर देना, है ना, माछी भी तद्भव है। तो ये मक्खी का तत्सम रूप, मच्छिका क्या करोगे, मच्छिका कर देना है। मक्खी का तत्सम, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मच्छिका, क्या हो जाएगा, मच्छिका शब्द जो है वो इसका तत्सम हो जाएगा। और ये मक्खी और माछी ये तो तद्भव है, मच्छिका, है ना। हाँ, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो आप जानते हो सरस्वती के पर्यायवाची आपने पढ़े हैं, वीणा पाणी, हाँ, महाश्वेता भी पढ़ा है, कौन सा, महाश्वेता भी होता है इसका, है ना। आपने गिरा भी पढ़ा होगा, आपने इला भी पढ़ा होगा, इला भी पढ़ा है, गिरा भी पढ़ा है ना। महाश्वेता, भारती भी पढ़ा है आपने, भारती, वीणा वादनी भी पढ़ा है आपने, वीणा वादनी पढ़ा है, वीणा वादनी, वीणा पाणी भी पढ़ा है। तो ये आपका जो है भारती भी है, महाश्वेता भी है, वीणा पाणी भी है। कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है पद्मा, कौन सा नहीं है, पद्मा जो है यही आपका ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा, पद्मा, है ना, ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगला, चुस्त शब्द का विलोमार्थी शब्द, चुस्त शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा होगा, विलोम, चुस्त दुरुस्त कह देते हैं, चुस्त का मतलब कहीं ना कहीं तेज से होता है, किससे, तेज, तो इसका हो जाएगा कौन सा, ढीला हो जाएगा। विलोम शब्द पूछा ना बेटा, तो ढीला हो जाएगा, कौन सा, ढीला हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला, आचार का विलोमार्थी, आचार, आचार का विलोमार्थी क्या आपने विचार कर दिया, क्या बोलो, क्या कर दिया आपने, आचार का विलोमार्थी क्या कर दिया। तो आचार का विलोमार्थी ध्यान रखना बेटा, आचार का विलोमार्थी अनाचार हो जाएगा, कौन सा, अनाचार, अत्याचार नहीं कर देना, विचार नहीं कर देना, आचार का विलोमार्थी अनाचार होगा, अनाचार, अनाचार, ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, ये बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है, बच्चा अखबार पढ़ रहा है किस प्रकार का वाक्य है, सकर्मक क्रिया का है, पूर्ण कर्मक, अकर्मक, अपूर्ण कर्मक। तो देखो बच्चा अखबार पढ़ रहा है, जब आपको सकर्मक क्रिया जानना हो, आपको कभी भी सकर्मक या अकर्मक क्रिया जानना हो या आपको अकर्मक क्रिया जानना हो, तो ध्यान रखो सकर्मक जानने के लिए क्रिया से पूर्व लगाओ क्या, ठीक, कैसे लगाना, कर्ता के साथ लगाना, ऐसे, बच्चा क्या, ऐसे, क्या पढ़ रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है। अब इसका यदि आंसर आपको मिल जाए, समझ लो सकर्मक क्रिया है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, आपने कहा बच्चा अखबार पढ़ रहा है, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चा कहानी पढ़ रहा है, बच्चा निबंध पढ़ रहा है, उत्तर मिल रहा है, मतलब क्रिया, ये पढ़ना क्रिया जो है वो कैसी है, सकर्मक क्रिया है, कैसी,
सकर्मक क्रिया, ध्यान रखो। जब भी क्रिया से पूर्व और कर्ता के बाद, कर्ता के बाद, कर्ता के बाद और क्रिया से पहले बीच में आपको लगाना है क्या 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 लगा के आप प्रश्न करो, बच्चा क्या पढ़ रहा है। यदि उसका आंसर आपको मिल जाए तो बेटा समझ लेना, लेकिन कर्ता जरूर रखना, कर्ता जरूर रखना। कर्ता रखने के बाद क्या लगाना, बच्चा क्या पढ़ रहा है। तो आंसर मिल जाए तो कह दो सकर्मक है, आंसर ना मिले तो कह देना भाई साहब अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक नहीं है। मैं देखो एक उदाहरण अकर्मक क्रिया का बताऊं, किसका, अकर्मक का बता रहा हूं। हमने कहा बच्चा, ऐसे कह दिया बच्चा हंस रहा है, हंस रहा है, ये कहा बच्चा हंस रहा है। बताओ, अब क्वेश्चन करो, पता करना है बच्चा की अकर्मक है कि सकर्मक। बच्चा क्या हंस रहा है, क्या हंस रहा है, बच्चा क्या हंस रहा है। तो बताओ क्या इसका उत्तर तुम्हें मिलेगा। बच्चा क्या हंस रहा है, कोई आंसर नहीं आएगा। बच्चा क्या हंस रहा है, इसका कोई आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब हंसना क्रिया कैसी क्रिया है, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखना भाई साहब। जबकि पढ़ना आपकी कैसी क्रिया है, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। कैसी, सकर्मक क्रिया। ऐसे देखा करो, ठीक है। हाँ, आपने कहा मनोज, देखो पहचानो, मनोज रो रहा है, रो रहा है, मनोज रो रहा है, इसको देखो बेटा है। फिर इसमें वही लगाओ, मनोज ऐसे लगाओ। एक बार और बताए दे रहे, मनोज क्या रो रहा है, मनोज क्या रो रहा है। कोई आंसर मिलेगा आपको, बोलो मनोज क्या रो रहा है, कोई आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। कैसी क्रिया है रोना, रोना आपकी अकर्मक क्रिया है। कैसी, अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखो, अकर्मक क्रिया है ना। आपने कहा मोहन, आपने कहा मोहन लिख रहा है, आपने ऐसे कह दिया मोहन लिख रहा है। फिर वही काम करो, मोहन, वही काम करो, रिपीट करो, मोहन क्या लिख रहा है। क्या लिख रहा है, आंसर आ रहा है, मोहन क्या लिख रहा है। आपने कहा भैया मोहन उपन्यास लिख रहा है, मोहन निबंध लिख रहा है, मोहन कहानी लिख रहा है। आंसर आया कि नहीं, आंसर आ गया। इसका मतलब लिखना क्रिया कैसी है भैया, सकर्मक है। कैसी है, सकर्मक क्रिया है ये। कैसी है क्रिया ये तो सकर्मक क्रिया है भाई साहब। कैसी, सकर्मक है। पता कर पाओगे ना आप लोग, कोई टेंशन नहीं लेना, इस तरह से पता कर लेते हैं, ठीक। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है। अब देखो वैसे ही आ गया, इनके साथ कर्ता के बाद क्या लगा के स्टार्ट करो। मोहन क्या चलता है, पता नहीं चलेगा। मोहन क्या फिरता है, मोहन क्या दौड़ता है, किसी का आंसर आएगा नहीं। कौन सी है, ये आपकी सकर्मक है, सॉरी ये आपकी अकर्मक क्रिया हैं। कैसी, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, तो चलना फिरना दौड़ना अकर्मक क्रियाएं हैं। कैसी, अकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, समझ गए होगे। वह जाने लगा, देखो जिन वाक्यों में कहीं लगा लगा हो, वह जाने लगा, वह नाचने लगी, वह खाने लगा है, वह खाने लगा, वह पढ़ाने लगा, वह लिखने लगा। तो जिनमें लगा लगा होता है मेरे भाई, वो हमेशा आरंभ बोधक क्रिया होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कार्य प्रारंभ होने वाला होता है, आरंभ होने वाला होता है। इसलिए जिस क्रिया में कोई आपको ऐसा समझ में आता है कि कार्य प्रारंभ होने वाला है, वो आरंभ बोधक क्रिया होती है। ये सभी जो हैं ये संयुक्त क्रिया के भेद हैं। काहे के,
संयुक्त क्रिया के भेद हैं। किसके? संयुक्त क्रिया के। ये सभी संयुक्त क्रिया के भेद हैं। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। कितने? 11 भेद होते हैं, ध्यान रखो। उन्हीं में से हैं ये सब, ठीक है। ये अवकाश बोधक, जब कार्य के अवकाश होने का बोध हो, कार्य मतलब अच्छे से ना हो पा रहा हो, जब कार्य के समाप्ति का बोध हो, कार्य का निश्चय किया जाए, तो ये होता है, ठीक है। चलो, वर्तमान काल के भेद हैं। वर्तमान काल के भेद हैं। बताओ भैया, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? बताओ, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के भेद पढ़े हैं आपने? वर्तमान काल के 5 भेद हैं। कितने? 5 भेद हैं। कितने? 5। भूतकाल के 6। कितने? देखो, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के हैं 06 भेद। और वर्तमान काल के, किसके? वर्तमान काल के भेद हैं 05। और भविष्य काल के कितने? भविष्य काल के हैं 03, है ना। ऐसे याद करो। 14 कितने? 14। भूतकाल के 6, वर्तमान के 5 और भविष्य के 3। तो वर्तमान काल के भेद कितने हैं? 5 भेद हैं वर्तमान काल के। कौन से? 5 भेद हैं, ठीक है। चलो, वह हंस रही है। इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। वह हंस रही है, सहायक क्रिया कौन है? वह है, हंस रही है, या फिर है लगा है? बोलो। हमने आपको बताया था, कहीं भी है, कहीं पे लिखा हो हैं, कहीं लिखा हो हूँ, कहीं लगा हो था, कहीं लिखा हो थी, कहीं लिखे हो थे। ये सभी हमने बताई थी, ये सहायक क्रियाएं होती हैं। कौन सी? सहायक क्रिया। ये आपकी सहायक क्रियाएं ही हैं, ठीक। तो इसमें है जो है वो आपकी कौन सी है? सहायक क्रिया है। कौन है? आपका सहायक क्रिया है, ठीक। समझ गए? अगला, लड़कों ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य की पहचान करें। लड़कों ने पुस्तक पढ़ी, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, या फिर ये वाला? तो बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा फिर? लड़कों ने पुस्तक पढ़ी है, बोलो। पहचान होती है, देखो, ये चुका है, ऐसे करके चुकी है, ऐसे चुका है, कभी ये आ जाए चुका है, चुकी है, कौन? चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, ये आ जाए, है, लिया है, दिया है ना। पढ़ी है, लिखी है, ऐसा आ जाए, पढ़ी है ना, सॉरी, पढ़ी है, लिखी है, ऐसा। ये सभी आप कह सकते हो पूर्ण वर्तमान काल के। कार्य पूरा हो चुका है, लड़कों ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब पढ़ ली है। कौन? पूर्ण वर्तमान काल, है ना। ठीक। समास शब्द का अर्थ है। समास का क्या अर्थ है? बताओ जल्दी। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, टिप्पणी, सार या व्यास। समास का विलोम शब्द यदि पूछा जाएगा तो समास का अभ्यास कर देना, ठीक है। समास का क्या कर दोगे? व्यास या विग्रह बना देना। व्यास या विग्रह, ये आपका जो होता है व्यास या विग्रह, ये आपका
विलोम शब्द हो गया। क्या हो गया? ये आपका विलोम शब्द हो गया, ठीक है, विलोम शब्द हो गया ये आपका, ठीक है। तो समास का मतलब यहाँ संक्षेप से हो जाएगा। समास शब्द का अर्थ है क्या? संक्षेप ही तो है, तो संक्षेप हो जाएगा, ठीक। अनायास में समास है, अनायास, जल्दी बताओ, अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास में अन धन आयास, बोलो। तो इसमें कौन सा? निग समास, कौन सा? निग समास है, ठीक है, हाँ, निग समास है आपका। रात दिन में समास, रात दिन में, रात और दिन में समास है, तो रात दिन ऐसा लिखोगे, रात ऐसा, और रात और कौन? दिन, ठीक है। तो इसको कहोगे रात और दिन, रात और दिन, ठीक है, रात और दिन। तो जिसमें भी हमने आपको ट्रिक बताई थी, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है ना, ये आपका। और द्वंद्व, जब आप द्वंद्व लिखते हो कहीं ना कहीं, द्वंद्व ऐसे लिखते हो तो आपको ये निशान दिखाई दे रहा, ना का दिखाई दे रहा है, तो ये निशान और ये निशान बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि जिन आपको जो सामासिक पद हुआ करे, जिनमें इस तरह का निशान आ जाया करे, ना कि तरह का, समझ लो वहाँ कौन सा समास है? वहाँ द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। इसके दोनों पद प्रधान होता है। इसको मैंने ऐसे सिखाया, तो मैं दा और प्लस दा बराबर दादा, ये क्या है? ये सभी समासों का दादा है। इसके दोनों पद प्रधान, इसके दोनों पद क्या होते हैं? इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ये ध्यान रखना बेटा, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन सा? द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। अगला, यसा धन दा का संधि युक्त पद है, तो यसा धन दा बराबर क्या बना दोगे? यसा विभक्ति विसर्ग संधि, यसा धन दा बराबर यशोदा, क्या बनाओगे? यशोदा, ठीक। तो यशोदा वाला ऑप्शन कौन सा है? ये वाला ऑप्शन जो है वही आपका यशोदा का ऑप्शन हो गया, है ना, यस। अगला देखो, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि, तो दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर यड़ संधि? तो कौन सी संधि है इसमें, बताएंगे। तो इसमें ए ओ अर, कौन सा? ए ओ अर आपने पढ़ा है, तो इसमें आपका अर आ रहा है। कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन सी? इसमें हो जाएगी आपकी कौन सी? गुण संधि, है ना। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। देखो कैसे, आ प्लस तुमने कहा ई ऑब्लिक ई, तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए, क्या हो जाएगा? ए, है ना, ये हो जाएगा। और आ प्लस आपने कहा आ प्लस ऊ, या फिर आपने क्या कहा? ऊ, ये, तो आ प्लस ऊ क्या हो जाएगा? ओ, है ना। और आपने कहा आ और प्लस क्या? रिरी कह दिया, तो क्या हो गया? ये हो गया आपका अर। और जहाँ पे आ जाए क्या? ए ओ अर, क्या आ जाए? ए ओ अर, वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाती। कौन सी? गुण संधि, गुण संधि होती है ना, ए ओ अर, ठीक। ये तो आ के बाद ई आ जाए तो ए, ऊ आ जाए तो ओ, और री आ जाए तो अर, ए ओ अर हो जाता है। गुण संधि का उदाहरण है ना। देखो यहाँ आप कोई आ हो सकता है, यहाँ ऐसे बड़ा आ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से ये भी हो सकता है। आपने जैसे कहा महाधन, आपने कहा ऋषि, क्या कहा? महाधन ऋषि। अब इसमें महाधन ऋषि में यहाँ पे क्या, कौन सा स्वर है? आ,
प्लस यहाँ क्या स्वर है, ये आपका री है। तो आ का मेल किससे हो गया, री से। तो क्या बन गया जाके, ये आपका अर बन गया, क्या, अर। अब महा में से जब हा में से आ चला गया तो आधा आधा हा आधा बचा, अब ये आ मिला दिया तो हा पूरा हो गया। और यहाँ आधा रा और सी बचा, तो आधा रा लिखा नहीं जाता, आधे रा को उड़ाया जाता है। तो इस पे आधे रा को लिख के उड़ा दिया तो क्या बन गया, महर्षि। क्या बना, महर्षि। तो ये आपका जो है वो महर्षि है। तो महाधन ऋषि बराबर महर्षि, ऐसे निकलना है ना। यस। जैसे जल धन ऊर्म बराबर ये बनाओ। दूसरा देखो, जैसे ये जल धन ऊर्मी बराबर, तो जल ये ला है, ला में क्या है स्वर, ला में स्वर यहाँ ये लिख लें, ला में यहाँ पे क्या है, आस्वर है। और यहाँ पे क्या है, ऊर्मी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्वर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। अब यहाँ पे जब ला में से आ चला गया तो यहाँ आधा ला बचा, जा आधा ला बचा। ला में जब तुमने ऊ मिलाया ये ला था, हाँ, जलोर्मी आ प्लस ऊ, हाँ ओ बनेगा, सही है, ओ बनेगा। अब ये आ है तो ये आपका जल में ये आपका आ, और यहाँ आधा ला बचा, जब यहाँ पे ऊ, हाँ ये आपका जब है ये आपका आ प्लस आ और ऊ मिला तो बना क्या, बनेगा क्या, वो देखो ओ बनेगा आपका। अब यहाँ जल में आ जा और आधा ला में ओ मिलाओगे तो जलो, और यहाँ क्या बचा, जलोर्मी। क्या बनेगा, जलोर्मी आपका बन जाएगा। क्या हो जाएगा, जलोर्मी। तो आ प्लस ऊ जब जोड़ोगे तो वहाँ पे ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ। ऐसे आपकी कौन सी संधि होती है, गुण संधि। कौन सी, गुण संधि। छा वर्ण किसके योग से बना है, तो छा वर्ण आप जानते हो, छा वर्ण किसके योग से बना है, आप सभी लोग जानते हो, छा वर्ण का और सा के योग से बना है। सब बता देते हैं, छा भी बता देते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। कौन से, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। कौन कौन, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। कौन सा, स्रा। ये छत्र, ज्ञा और स्रा। छा कैसे बनता है, का प्लस मूर्धा सा से, मूर्धा सा है बेटा। ये त्रा आधा ता और प्लस रा से। ज्ञा जा और जा में हलंत है और यहाँ से, ठीक है। और स्रा कैसे, ये तालब सा है, ये तालब सा आधा और सा प्लस रा से, ये आपका स्रा। ठीक, ये इसका ऐसे बनेगा आपका। तो ध्यान रखना है इनका। तो ये आपका का और सा से हो जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन है, ऐसे संयुक्त होते हैं। कभी कभी बेटा ऐसा ऑप्शन आ जाए जब इसमें ये सा के बाद आ भी हो, यदि इसको ऐसे कर दिया जाए, आप जानते हो जैसे ये आपका मूर्धा सा है, इसमें क्या क्या छिपा हुआ है मैं बताऊं। इसमें आपका व्यंजन है और आपका क्या है, आस्वर भी तो है। तो सा को कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें हलंत लगा के ऐसे कर दिया जाए, इसमें हलंत लगा के कभी ऐसे किया जा सकता है, हलंत लगा के कभी ऐसे किया जा सकता है ना। हलंत लगा के
कभी आगे ये भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो कौन सा है, छक्का पूछा जाएगा तो इसमें ऐसे करके आ, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से भी देख लेना। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? बोलिए, थी या हैं, क्या लिखा हुआ है बताइए जल्दी से फटाफट। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? प्रयोगवादी, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता और छायावाद। बताइए फटाफट, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? तो बोलो फटाफट। चलो, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट देंगे, कमेंट करेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं या नहीं देखते हैं। नहीं तो मैं फिर क्वेश्चन रॉन्ग करता हूँ, तब आपसे पता चलता है कितना देख रहे हैं कितना नहीं। तो आप लोग इसका आंसर हमें देंगे, कमेंट करके आप लोग इसका आंसर करेंगे तो मुझे पता चल रहा है कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक, यस, सब लोग आंसर कमेंट करो। भारत भारती के रचनाकार, जल्दी बताइए, भारत भारती के रचनाकार कौन से हैं? बताओ फटाफट। भारत भारती के रचनाकार, इनका भी आंसर करके मुझे बताओ। प्रियप्रवास में कुल सर्ग कितने हैं? जल्दी बोलो, प्रियप्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसमें आपके 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो बोलो, अवधी भाषा में। किस? अवधी भाषा में, है ना। कामायनी एक क्या है? महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है इसे कामायनी एक महाकाव्य है। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। कौन से हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। आदिकाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य आदिकाल को वीरगाथा काल, किस नाम से? वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। जायसी किस काल के कवि हैं? जायसी जो है वो हमारे किस काल के कवि हैं? बताओ जल्दी। आदिकाल के, भक्ति काल के, रीत काल के। इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट करके देना है। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अलंकार संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते? भामह। यस। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? बोलो जल्दी। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। पवन का संधि विच्छेद, जल्दी बताओ। ये इजी सा आ गया, देखो संधि का क्वेश्चन है ये। हाँ, पवन का संधि विच्छेद। पवन, पवन, अवन, इसमें अब निकल रहा है। क्या अब निकल रहा है? कुछ आपने पढ़ा था ऐसा कुछ? बोलो, कोई संधि ऐसी पढ़ी थी तुमने जिसमें ऐसा कुछ आ जाए? बोलो, आपने पढ़ा है भैया, ये पढ़ा है क्या? ए का क्या हो जाता है? ए का अब हो जाता है। आई का क्या हो जाता है? आई का यदि किसी स्वर से मेल हो जाए तो क्या हो जाता है? तो आय हो जाता है। सॉरी, ये अब नहीं, अय हो जाता है। सॉरी, ए प्लस आ क्या अय हो जाता है। आई का क्या हो जाता है? आय हो जाता है ना। ओ का क्या हो जाता है? ओ प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? इसका अब हो जाएगा। और औ का मेल यदि किससे कर दिया जाए किसी से तो क्या हो जाता है? तो आब हो जाता है। क्या हो जाता है? आब, ये है ना। तो यहाँ पवन अब क्या है इसमें? अब, इसका मतलब है अब किस में आता है? देखो,
अब ये है तो इसका पहला अक्षर क्या होना, ओ प्लस आ, तो ये बनेगा पो, और प्लस अन क्या बनेगा, अन, पो प्लस अन। पो में क्या है, पो में है भैया ओ, और आगे क्या है, आ है भैया, क्या बना, अरे अब बन गया, क्या बन गया, अब पो में से ओ निकल गया, क्या बचा, आधा पा, आ जोड़ दिया, पा पूरा बन गया, पीछे क्या है, वन, वाह और ना, क्या हो गया, पवन। और यदि पावन होता तो कैसे बनाते, पावन, यदि आपका पावन होता तो कैसे बनाते, अरे तो इसमें आव आ रहा है, क्या आ रहा है, आव, आव किस में आता है, आव इसमें आता है, तोड़ेंगे, औ से तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पौ, और धन अन हो जाएगा कि नहीं। पौ में क्या है ये, अरे पौ में ये आपका ओ निकल रहा है, ओ, और प्लस आगे स्वर क्या आ है, तो क्या बन रहा है, अरे आब बन रहा है। पौ में से ओ चला गया, आधा पा बचा, आब जोड़ लिया, आ जोड़ लिया, पा और वाह, और ये ना हो गया, क्या हो गया, अरे पवन हो गया, क्या हो गया, पवन हो गया, है ना। तो पौ प्लस अन हो जाएगा, ठीक है, पो प्लस अन। निराला का संपूर्ण नाम, पूरा नाम निराला का क्या है, अरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरा नाम है, क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, यस। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। अच्छा नेक्स्ट देखो, धर्मवीर भारती का अंधा योग, अंधा योग क्या है, ये अंधा योग गीत नाट्य रूपक प्रहसन नृत्य नाटिका, क्या है ये, इसका गीत नाट्य, क्या है, गीत नाट्य है। धर्मवीर भारती का अंधा योग क्या है, गीत नाट्य है, ठीक है। ये देखो बैक में आओ, ये कर लोगे जो मैंने क्वेश्चन छुड़वा दिए, भामे जायसी किस काल के कवि हैं, आ जाएगा आपको, एक आध तो छोड़ ही दें कि ना छोड़ें। तो जायसी जो है किस काल के कवि हैं, तो ना जानो तो भक्ति काल के, किसके, भक्ति काल के कवि हैं जायसी, किस काल के हैं, भक्ति काल के कवि हैं जायसी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। हाँ, और ये भी वाला, इसके पहले वाला देखो, ये भी आदिकाल के अन्य नाम कौन से हैं, आदिकाल के अन्य नाम जल्दी बताओ, आदिकाल के अन्य नाम क्या हैं, है, तो ये बता ही दिया, वीरगाथा काल, ठीक है। ये भारत दुर्दशा बता दिया है, कौन सा, आपका भारत दुर्दशा जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। कामायनी आपको बता ही दिया गया है, कौन सा, कामायनी बताया आपको, कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य। रामचरितमानस आपको बता ही दिया है, बोलो, हाँ, रामचरितमानस की जो है वो किस में आपको बता दिया, कौन सी, अवधि, है ना, हाँ। उससे एक और पहले देखो, प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं, प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं, तो बताइए, ये इसके 17 बताए होंगे, यस ठीक, 17 सही आंसर है, ठीक, 17। भारत भारती के रचनाकार, ये हमने आप लोगों से पूछ लिए, भारत भारती के रचनाकार आप लोग बताएंगे, है ना, ठीक।
ना जानो तो मैं ही करा दूं। मैथिली सरल गुप्त, कौन सी? मैथिली सरल गुप्त। भारत भारती के रचनाकार मैथिली सरल गुप्त हैं, ठीक है। एक और बता, महादेवी वर्मा किसी युग की कवित्री हैं? तो ये भी ना यदि जानो तो ये भी बता दें। बोलो बोलो। तो छायावाद किसकी? एक तो बने ही रहने, चलो फिर ठीक, छायावाद युग की, ठीक है। चलो हो गए आपके ये, ठीक। हाँ, और कोई मैंने छोड़ा नहीं था, बता दिया आज। लेकिन आप लोग कमेंट किया करो भाई, है ठीक। चलो, तो आपका ये जो है, ये आपका आज का सेशन जो सारे क्वेश्चंस थे वो फिनिश थे। मैंने कोई दिया छोड़ा नहीं। यदि कोई छूट गया हो तो उसको कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए, जुड़े रहिए, है ना। आपके लिए हम प्रयासरत है, जितनी मेहनत हो सकती है हम लोग कर रहे हैं और करेंगे, बराबर करेंगे, पक्का। थैंक यू, धन्यवाद।